हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आयरन मैन 2। ये मूवी 2010 में रिलीज हुई थी। आयरन मैन 2 की स्टार्टिंग हमें वहीं से दिखाई गई है जहाँ पे आयरन मैन का फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, जहाँ पे हमने देखा था कि टोनी स्टार्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने आप को आयरन मैन बता दिया होता है और सभी से ये बात रिवील कर देता है कि वही असली आयरन मैन है। ये चीज़ जान करके सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि टोनी स्टार्क आयरन मैन है और इस चीज़ के बारे में सबको खुद से बता दिया। ये सारी चीज़ें अब न्यूज़ में भी आ रही होती हैं और सब लाइव जा रहा होता है। वहीं हमें अब रशिया का सीन दिखाया जाता है जब टोनी वेंको को दिखाया जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा एजेड पर्सन होते हैं। एंटोनी वेंको जो टोनी स्टार के फादर के साथ पार्टनरशिप में थे और वो भी अब न्यूज़ में टोनी स्टार की सारी न्यूज़ देख रहे होते हैं। एंटोनी वेंको ने टोनी स्टार के फादर के साथ मिलकर के आर्किटेक्टर बनाया था, लेकिन बाद में एंटोनी वेंको के अंदर लालच आ गया था। इसी वजह से उसने अब उस आर्किटेक्टर को किसी और को बेचने की कोशिश की और ये चीज़ जब टोनी स्टार के फादर को पता चली तब उन्होंने एंटिनो को उस कंपनी से निकाल दिया, जिसके बाद एंटिनो अब काफ़ी दूर चला गया था और एक आइलैंड में जाकर के वो वहाँ पूरा दिन शराब पी करके अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। और अब एंटोनी अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे जहाँ पे वो अब मरने वाला था, उसी टाइम वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है। फिर हमें वहाँ पे एंटोनी के बेटे यानी कि इवान को दिखाया जाता है। जब तक कि इवान अब अपने फादर के पास आता है तब तक एंटिनो मर चुका होता है। यहाँ पे इवान जो एक साइंटिस्ट था, क्रिमिनल भी था, इसी वजह से वो फादर की मौत की वजह टोनी स्टार्क की फैमिली को समझता है और अब इवान ये डिसाइड करता है कि वो अब स्टार फैमिली को खत्म कर देगा और अपने डैड की मौत का बदला लेके रहेगा। यहाँ पे टोनी स्टार के पास एक आर्किटेक्टर होता है, वहीं इवान जो अपने फादर के आर्किटेक्टर को लेकर के उसे और भी ज़्यादा इनहेंस करके एक नया आर्किटेक्टर बना लेता है और साथ ही इवान अपने इलेक्ट्रिक पावर वाला सूट भी बनाता है जिससे कि वो टोनी स्टार के पास जाए और वो टोनी स्टार को वहीं पे हरा दे और टोनी स्टार्क उसका कुछ भी ना कर पाए और अपने फादर की मौत का पता ले सके। वो फिर हमें 6 महीने बाद का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे अभी टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है और वो अब आयरन मैन बनकर के पूरी दुनिया में घूम रहा था और वो पूरी दुनिया में फेमस भी हो चुका था आयरन मैन के नाम से। और पूरी दुनिया जो अब टोनी स्टार को सुपर हीरो मान रही होती है, लेकिन यहाँ पे टोनी स्टार को पता रहता है कि वो जो आयरन मैन बन के घूम रहा है वो उसे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। बट यहाँ पे टोनी स्टार को पता होता है कि जो आर्किटेक्टर है उसके अंदर जो प्लैटिनम की रेयर है वो उसे पावर तो दे रही है, उसकी एनर्जी तो दे रही है, लेकिन धीरे धीरे करके उसका जो साइड रिएक्शन है उसके पूरे शरीर में फैल रहा है, जिससे कि टोनी स्टार धीरे धीरे करके मर भी रहा है। लेकिन यहाँ पे टोनी स्टार के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था आर्किटेक्टर को अपने सीने से हटाने का। यही हमें आप दूसरी तरफ यूएस गवर्नमेंट को दिखाते हैं जो अब टोनी स्टार्क से उसके आयरन मैन सूट के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम हमारे लिए अब आयरन मैन सूट को बनाओ ताकि वो हमारी आर्मी को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाए और फिर हमारी आर्मी दुश्मनों को आसानी से मार सके। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती थी कि आयरन मैन आर्मी के पास रहे और पूरा उसके ऊपर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहे, लेकिन यहाँ पे टोनी स्टार्क जो इन सारी बातों से मना कर देता है। अब जैसे कि टोनी स्टार्क ने वेपन्स बनाना भी बंद कर दिए थे, इसी वजह से अब यूएस आर्मी और दूसरे को हायर कर लिया था वेपन्स डीलिंग और साथ ही यूएस गवर्नमेंट ने अब हैमर को आयरन मैन सूट बनाने के लिए एक डील की होती है। तब हैमर काफ़ी सारे रोबोटिक सूट्स भी बनाता है, लेकिन वो सूट उसकी पावरफुल नहीं होते हैं, उससे काफ़ी सारी पब्लिक को नुकसान भी हो रहा होता है। इसी वजह से यूएस गवर्नमेंट अब हैमर को काफ़ी डांट सुनाती है और उसे वेपन्स का कॉन्ट्रैक्ट देने से मना करती है। इससे हैमर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। साथ ही उसको जो आयरन मैन सूट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होता है वो भी अब वापस ले लिया जाता है। उसके बाद अब हमें इवान को दिखाते हैं जो अब मॉस्को से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि उसे टोनी स्टार से बदला लेने के लिए मॉस्को से बाहर आना पड़ेगा और उसके लिए उसे पासपोर्ट की ज़रूरत थी। यहाँ पे इवान अब अपने लिए नकली पासपोर्ट बनवाता है। वहीं में दूसरी तरफ टोनी स्टार को दिखाया जाता है टोनी स्टार का आर्किटेक्टर जो धीरे धीरे करके टोनी स्टार को जान से मार रहा था। यहाँ पे टोनी स्टार्क अब अपने आर्किटेक्टर पे काम करता है और ये कोशिश करता है कि आर्किटेक्टर उसे मारे ना, जबकि उसे और ज़्यादा समय के लिए जिंदा रखे। यहाँ पे टोनी स्टार्क को ये भी डर था कि अगर वो मर जाएगा तो फिर इसकी कंपनी को कौन संभालेगा। इसी वजह से टोनी स्टार्क अब अपनी कंपनी का सीईओ पेपर पॉट को बना देता है और यहाँ पे नताशा आती है जो इस चीज़ को कंफर्म करती है। फिर हमें टोनी स्टार्क को एक कार रेसिंग में दिखाया जाता है जो एक कार रेस में पार्टिसिपेट करता है। अब टोनी स्टार्क की कार रेसिंग चल ही रही होती है, उसी भी वहाँ पे अब इवान पहुँच जाता है और इवान जो अब अपने पावर सूट को पहन करके टोनी स्टार्क की कार पे अटैक कर देता है, जिससे कि टोनी स्टार्क की जो कार होती है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और वहीं पे हमें अब टोनी स्टार्क का बॉडीगार्ड दिखाया जाता है। तो वहीं पे अब
टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट ले आता है और फिर टोनी स्टार्क अपना आयरन मैन सूट पहनता है और फिर वो इवान से फाइट करने लगता है। यहाँ पे हमें इवान और आयरन मैन की एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। यहाँ पे इवान के पास इलेक्ट्रिक पावर का हंटर होता है जिससे वो टोनी स्टार्क के सारे अटैक को कंट्रोल कर लेता है और यहाँ हमें ऐसा लगता है कि आयरन मैन जो अब हार जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आयरन मैन अपने फुल पावर में आता है और वो इवान के ऊपर अटैक करता है जिससे कि इवान वहीं पे गिर जाता है और अब पुलिस आती है जो इवान को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद हमें अब जेल का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे टोनी स्टार्क इवान से मिलने के लिए आता है। टोनी इवान से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे मारने क्यों आए थे? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो फिर तुम अपनी टेक्नोलॉजी को दोगुना करो और उसे और भी ज़्यादा इन्हेंस करो जिससे कि तुम मुझे मार सकते हो। साथ ही टोनी अब इवान से ये भी कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है तो फिर तुम चाहो तो इसे अच्छी से यूज़ कर सकते हो, तो अपनी टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट को बेच दो जिससे तुम्हें काफ़ी सारा पैसा मिलेगा। ये सारी बातें कहने के बाद टोनी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें वहीं इवान जैसे दिखने वाला एक और शख्स आता है और उसने इवान के जैसे ही कपड़े पहन रखे होते हैं। वो अब जेल में एक बॉम्ब को लेके आता है और उस बॉम्ब को जेल में रख देता है और फिर उसी पुलिस स्टेशन में बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें अब जो नकली इवान होता है वो अब मारा जाता है और जो असली इवान होता है वो जेल से बाहर आके जस्टिन ईगर के साथ भाग जाता है। जस्टिन ईगर जो टोनी स्टार्क का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में कोई ऐसा था जो इवान की मदद कर रहा था और उसने जेल से बाहर निकाला है। जस्टिन ईगर जो टोनी स्टार्क के जैसा ही एक आयरन मैन सूट बनाना चाहता, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता था, लेकिन जस्टिन ईगर ऐसा नहीं कर पाता है। इसी वजह से वो अब जब इवान के बारे में जानता है तब भी वो इवान को जेल से छुड़वाता है और उसके साथ हाथ मिला देता है ताकि इवान अपनी टेक्नोलॉजी जस्टिन ईगर के साथ शेयर करे और उसकी मदद से वो अच्छा आयरन मैन सूट बना सके। उसके बाद हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और वो अपने लैब में बैठ के अपने आर्किटेक्टर में और भी ज़्यादा चेंजेस कर रहा होता है ताकि उसका आर्किटेक्टर उसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रखे, उसे धीरे धीरे करके ना मारे। यहाँ पे टोनी स्टार्क को पता होता है कि वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाला है, इसी वजह से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और साथ ही वो अपने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। और उसी पार्टी में अब हमें जेम्स रूट को दिखाया जाता है। जेम्स रूट जो आकर के टोनी स्टार्क से कहते हैं कि गवर्नमेंट चाहता है कि तुम आर्मी को रिप्रेजेंट करो, लेकिन यहाँ पे टोनी स्टार्क जो काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है, इसी वजह से वो जेम्स रूट की बातें नहीं सुनता है। यहाँ पे जेम्स रूट को गुस्सा आता है। वो टोनी स्टार्क को होश में लाने के लिए अब टोनी स्टार्क के लैब में जाता है जहाँ से उसे मार्क 2 सूट मिलता है। जेम्स रूट अब मार्क 2 सूट को पहन लेता है और फिर वो आयरन मैन के ऊपर आकर के अटैक करता है जिससे कि आयरन मैन भी टोनी स्टार्क भी अब अपना सूट पहन करके जेम्स रूट से फाइट करने लगता है। और यहाँ हमें जेम्स रूट और टोनी स्टार्क के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है जिससे कि अब पार्टी में काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है, लेकिन यहाँ टोनी स्टार्क को बिल्कुल होश नहीं होता है। इसी वजह से उसे नहीं पता चलता है कि सब कुछ क्या हो रहा है। और यह जेम्स रूट जो अब मार्क 2 सूट को पहन करके आर्मी के कैंप पे आ जाता है। फिर हमें टोनी स्टार्क को दिखाते हैं जिसको अब अगली सुबह होश आता है और वो अब कुछ खाने के लिए बाहर जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में बैठ करके कुछ खा रहा होता है। वहीं पे अब निक फ्यूरी आ जाते हैं। निक फ्यूरी जो अब टोनी स्टार्क से कहते हैं कि तुम्हारे फादर एक अच्छे साइंटिस्ट और उन्होंने हमसे कहा था कि वो अब पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा आर्किटेक्टर बनाना चाहता ताकि वो पूरी दुनिया को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके और तुम्हारे फादर शील्ड के लिए ही काम किया करते थे। यहाँ पे टोनी स्टार्क जो ये सारी बातें सीरियसली नहीं लेता है। तब निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से कहते हैं कि तुम सीरियस नहीं हो। टोनी स्टार्क जो निक फ्यूरी से कहता है मैं अपने सभी कामों को अपनी मर्जी से करता हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं अब मैं करूँगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। तभी हमें यहाँ पे नताशा की एंट्री दिखाते हैं। निक फ्यूरी जो अब टोनी स्टार्क को बताते हैं कि नताशा ये भी शील्ड के लिए ही काम करती थी और नताशा ने तुम्हारे पर हर वक्त नजर रखी है। यहाँ पे टोनी स्टार्क को निक फ्यूरी की बात में भरोसा नहीं होता है। तब निक फ्यूरी टोनी स्टार्क से कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी रखा है, चलो मैं तुम्हें वो तोहफा दिखाता हूँ। जिसके बाद हमें अब टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी को दिखाते हैं। ये लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है और जब टोनी स्टार्क उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से उसे कुछ बुक्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसी बॉक्स में एक सीडी होती है और जब टोनी स्टार्क उस सीडी को प्ले करता है तब उसमें टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क होते हैं और वो एक सीडी की प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। और वो वीडियो देखने के बाद टोनी समझ आता है कि ये आर्किटेक्टर का एक नक्शा है और फिर टोनी उसी आर्किटेक्टर के नक्शे को कंप्यूटर की मदद से होलोग्राफिक इमेज में लाता है और टोनी अब उस आर्किटेक्टर की इमेज को ध्यान से देखता है और वो समझ जाता है कि
उसके फादर ने आर्क रिएक्टर को पहले से ही रेडी कर लिया है। फिर दोनों इस आर्क रिएक्टर पे काम करना शुरू कर देता है। वो एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है और वो आर्क रिएक्टर एक साथ 50 लोगों को पावर देने में काम कर सकता है। और अब उसी आर्क रिएक्टर की मदद से आयरन मैन अपने लिए एक नया सूट बनाता है और वो सूट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसी समय अब आयरन मैन के इवान की कॉल आती है और इवान उसे चैलेंज करता है और इवान टोनी स्टार्क से कहता है कि मैंने ईगर के साथ मिलकर के आयरन मैन सूट की एक आर्मी बनाई है और अगर तुम उन सभी आयरन मैन सूट्स की आर्मी से लड़ लोगे तो फिर मैं मान लूँगा कि तुम सच में पावरफुल हो। जिसके बाद अब हमें जस्टिन ईगर को दिखाते हैं जो अब एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वहाँ पे वो अब सभी लोगों को बताता है कि हमने आयरन मैन सूट की तरह ही एक आर्मी तैयार की है और ये फाइट में इंसान से भी ज़्यादा पावरफुल है। वो उन सभी दुश्मनों को ख़त्म कर देगी और इस रोबोटिक आर्मी को हम खुद से कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये हम जैसा हम कहेंगे वैसा ही करेगी। हमने हर तरह की आर्मी बनाई है और इन सभी रोबोटिक आर्मी को आयरन मैन का जो मार्क 2 सूट है वही लीड कर रहा है जो जेम्स सूट उसकी लैब से लाया था। यहाँ पे जस्टिन ने मार्क 2 सूट को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस कर दिया था और इसी वजह से उसकी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था जिसे वो और उस सूट को उसने नया नाम दिया होता है जिसका नाम होता है वॉर्म सूट। लेकिन यहाँ पे टोनी स्टार्क ये जानता था कि ईगर और गवर्नमेंट ने इवान के साथ मिलकर के ये न्यू रोबोटिक आर्मी नहीं बनाई है, जबकि इवान ने ईगर को यूज़ किया है अपने बदले को पूरा करने के लिए और ये रोबोटिक आर्मी इवान कंट्रोल कर रहा था, गवर्नमेंट नहीं। फिर यहाँ पे टोनी स्टार्क जो अब ईगर के पास जाता है और उससे कहता है कि इवान तुम्हें यूज़ कर रहा है, वो अब एक सिटी पे अटैक करने वाला है। लेकिन यहाँ पे ईगर जी टोनी स्टार्क की एक बात भी नहीं मानता है। यहीं पे इवान जो अब अपना काम करना शुरू कर देता है और वो मशीन का कंट्रोल ईगर से छीन करके अपने कंट्रोल में कर देता है और अब टोनी स्टार्क सभी को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। साथ ही वो अब ईगर से उस सभी आर्मी को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे अब सभी लोग इवान के कंट्रोल में होते हैं, इसी वजह से वो सब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जिसके बाद टोनी स्टार्क अब एक खाली मैदान में जाता है जहाँ पे अब सारी आयरन मैन की आर्मी भी आ जाती है और फिर हमें उस कंट्रोल रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे इवान वार्म मशीन को कंट्रोल कर रहा होता है। जिसके बाद नताशा अब उसी कंप्यूटर से वार्म मशीन का कंट्रोल जेम्स सूट को वापस दे देती है ताकि वो बाकी जो रोबोटिक आर्मी है उन सभी को वो कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ पे जेम्स सूट वार्म मशीन की मदद से भी उन सब रोबोटिक आर्मी को नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, इसी वजह से वो टोनी स्टार्क के साथ मिल जाता है और यहाँ पे आयरन मैन और वार्म मशीन को बाकी की रोबोटिक आर्मी से फाइट करना था। और फिर हमें उन रोबोटिक आर्मी और साथ ही जेम्स रूट आयरन मैन के साथ एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है जिसमें अब जेम्स रूट और टोनी स्टार्क दोनों मिलकर के सब पूरी रोबोटिक आर्मी को खत्म कर देते हैं। उसी समय वहाँ पे अब इवान आ जाता है जिसने अपने लिए एक बहुत पावरफुल सूट बनाया होता है और उसे ये आइडिया टोनी स्टार्क ने ही दिया होता है। टोनी स्टार्क ने ही कहा था कि तुम अगर अपने मैग्नेटिक पावर को दोगुना कर दोगे तो फिर हम मुझे मार सकते हो। इसी वजह से इवान ने अपने लिए ऐसा ही सूट बनाया होता है जिससे कि अब वो टोनी स्टार्क के ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पे टोनी स्टार्क अपने सूट की मदद से इवान के ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा था, बट जो कि इवान का सूट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वो टोनी स्टार्क के जितने भी अटैक होते थे वो उन्हें कंट्रोल कर लेता था। उसी समय अब टोनी स्टार्क को ध्यान आता है कि जेम्स रूट और इन दोनों ने मिलकर के एक रिपल्सन बीम से बहुत बड़ा धमाका किया था। इसी वजह से अब जेम्स रूट और टोनी स्टार्क अपने रिपल्सन बीम को एक्टिवेट करते हैं और उसी की वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा धमाका हो जाता है जिसमें अब इवान मारा जाता है। उसके बाद हमें अब नेक्स्ट का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है और वहाँ पे निक फ्यूरी होता है। निक फ्यूरी अब टोनी स्टार्क को बताता है कि एवेंजर्स इनिशिएटिव में तुम्हारे आयरन मैन सूट को पास कर दिया गया है, लेकिन टोनी स्टार्क को नहीं। अगर टोनी स्टार्क को एवेंजर्स इनिशिएटिव में रहना है तो फिर उसे कंसल्टेंट के तौर पे रहना होगा। और ये चीज़ सुन करके टोनी स्टार्क अब मान जाता है, लेकिन वो निक फ्यूरी से कहता है कि आपको मेरे लिए एक काम करना होगा, आपको सेनेटर क्ले को कहना होगा कि वो हमें और जेम्स रूट को सम्मानित करे। जिसके बाद निक फ्यूरी अब टोनी स्टार्क की बात मान लेता है और यहाँ वो सेनेटर क्ले से ऐसा ही कहता है। जिसके बाद सेनेटर क्ले अब स्टार्क और जेम्स रूट को पूरी दुनिया के सामने सम्मान देता है और साथ ही उन लोगों को एक एक मेडल देता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।